अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने अपना एसएलओ नंबर 14 कवर करना है। ये एसएलओ बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अप्लाई द कंसेप्ट्स ऑफ complex numbers in real world applications, for example AC circuits, fluid dynamics, cryptography and various wave phenomena। क्योंकि फर्स्ट ईयर का कुरिकुलम अपडेट हुआ है तो थोड़ा सा आपको बताता चलूं, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के लास्ट पे जो हमारा एसएलओ है वो एप्लीकेशन बेस है। हर एप्लीकेशन बेस एसएलओ में 3 से 4 कीवर्ड्स मेंशन होंगे। जिस तरह इसमें हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं? इसमें हमारे कीवर्ड्स हैं क्रिप्टोग्राफी, वेव फिनोमिनास, करंट सर्किट्स, फिर हमारे पास वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। हमने इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस डिजाइन की हैं और उन एप्लीकेशंस पे प्रीवियस तमाम एसएलओ जो इस चैप्टर में कवर किए हैं उनका कंसेप्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम कंप्लेक्स नंबर्स की ऑपरेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। हम कंप्लेक्स कोफिशिएंट इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी। हम इन इक्वालिटीज को डिस्कस कर चुके हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, स्क्वायर रूट लेना या कोई भी पावर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड। कंप्लेक्स नंबर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट हम अपनी फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। इनमें से चंद एप्लीकेशंस आप हायर क्लासेस में फिजिक्स में भी देखेंगे, बैचलर्स में या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी ये एप्लीकेशंस आप देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे तो वहां पर अयोटा की जगह हम जे लिखते हैं, तो जे और अयोटा दोनों ही इमेजिनरी यूनिट का काम करते हैं, अंडर रूट -1 का काम करते हैं। ये एसएलओ हमारी बुक का नॉलेज 1.1 है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है मैंने, लेकिन डिस्कशन का तरीका आपको पता है हमारा अनकन्वेंशनल है ना। हम उसको रिलेट करेंगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्रिप्टोग्राफी का लफ्ज जो है ये हमारी हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आएगा। मैट्रिसेस की बात हो रही हो, इंडक्शंस की बात हो रही हो, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात हो रही हो, क्रिप्टोग्राफी हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, हर मैथ्स की एप्लीकेशन में आएगी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है क्रिप्ट करना, डाटा को एनक्रिप्ट कर देना, प्रोटेक्ट कर देना, उसकी शक्ल बदल देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से एक कोड वर्ड भेजा है, उस कोड वर्ड में एक मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज आम बंदे को समझ नहीं आएगा जब तक वो उसको किसी मैथमेटिकल फार्मूला से प्रोसेस ना करे। गॉट इट? ये एक जनरल एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जनरल एग्जांपल है, अब इसमें कंप्लेक्स नंबर्स का कोई जिक्र नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या था? एक मैसेज था, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैंने उसको क्रिप्ट किया, उसकी शक्ल बदल दी। अब ये जो हेलो था ये बन गया JKNNQ। फिर दोबारा किसी मैथमेटिकल प्रोसीजर से इसको डीक्रिप्ट किया तो ये क्या बन गया? हेलो। मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि एक मैसेज को किसी तरह से पैक कर देना कि हर कोई उसको ना देख सके, कोड वर्ड्स बना देना ना। जिस तरह छोटे होते बचपन में आप लोग कोड वर्ड्स बना के बातें करते हैं ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यानी कि आप अपनी असल लैंग्वेज को क्रिप्ट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं किसी कोड में। ठीक है जी। आगे हमारे पास एप्लीकेशन है वेव फिनोमिनास की।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सामने है। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बेसिक मालूमात अपनी 10th क्लास की फिजिक्स की बुक में हासिल कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिक सी डेफिनेशन तो हम यही कहते हैं जो आप 10th में पढ़ के आते हैं। उसके मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसमें आपने लाइट का जिक्र किया था, रेडियो वेव्स या टेलीकम्युनिकेशन वेव्स जो आप यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके पीछे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये पिक्चर से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर मोशन होगी। अब इसको कंप्लेक्स नंबर्स के साथ ट्रेड इन करना बड़ा आसान है। कंप्लेक्स नंबर्स के साथ ट्रेड इन करना कैसे आसान है? कंप्लेक्स नंबर्स में एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि कंप्लेक्स नंबर्स को एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मुझे जरा बताएं कि ये जो मैग्नीट्यूड और एंगल का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक लफ्ज हम जान चुके हैं अब तक? जी बॉयज, अनम्यूट योरसेल्फ। मैग्नीट्यूड और एंगल से किसी भी कंप्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई लफ्ज, कोई टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं? सर मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। हाँ जी, और इसको क्या कहते हैं? शाबाश, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स। यंग मैन, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अब ये देखें, जो मेरी मैग्नीट्यूड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एम्पलीट्यूड को। और जो मेरा एंगल है वो डायरेक्शन को या फेज को रिप्रेजेंट करेगा। फेज अभी गालबन हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन फेज से मुराद एक एंगल ही है, और फेज डिफरेंस से मुराद दो सिग्नल्स की, दो क्वांटिटीज के एंगल को माइनस करके क्या आता है। ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास हैं एसी सर्किट्स। एसी सर्किट आपने 10th क्लास में गालबन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर्स में देखे हैं, जहां पर आप म्यूचुअल इंडक्शन या ट्रांसफॉर्मर डिस्कस कर रहे हो या जनरेटर बना रहे हो। अब एसी सर्किट्स जो हैं वो डीसी से थोड़े से डिफरेंट है। आपने 10th क्लास फिजिक्स में अभी तक जो देखा था वो सब कुछ डीसी था। आपकी यादाश्त के लिए अगर मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं, जिस भी सर्किट में ये बैटरी लगी होती थी या ये बैटरी लगी होती थी वो डीसी होता था। जिसमें ये वेव है वो एसी है। ठीक है। जब हम एसी सर्किट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो नाम सरे फरिश्त हैं, इंडक्टिव और अगला मेरे पास है कैपेसिटिव। इंडक्टिव और कैपेसिटिव थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कैपेसिटर होता है, ये 10th क्लास में देखा था आप सब ने। ये इंडक्टर है। इंडक्टर भी एक सर्किट एलिमेंट है। आप इसे अगर रिलेट करना चाहें तो सोलेनाइड से रिलेट कर सकते हैं, वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये इतना तमहीद बांधने की जरूरत ये थी कि तमाम ऐसी सर्किट्स जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर इन्वॉल्व हैं या दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों इन्वॉल्व हैं,
तो उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होता। जिस तरह ये वेव फॉर्म कुछ बता रही है, पहली चीज तो ये वेव बता रही है कि साइन और कोज है, कि एक वेव साइन है साइन थीटा, एक वेव कोस थीटा है। देखें ना, हर चीज को विजुअलाइज करें तो उसका मतलब समझ आ जाता है। अब अगर साइन थीटा भी है कोस थीटा भी है, तो फिर तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये तो कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बना सकता हूं अगर मेरे पास साइन है और कोस है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी वजह से एसी सर्किट्स जो है वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स में इस्तेमाल होंगे। इनमें भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह आपने पीछे वेव में डिस्कस किया। इसमें हम वोल्टेज और करंट पे एक बड़ा मशहूर जमाना फार्मूला ओहम्स लॉ आप सबने पढ़ा, वो भी अप्लाई करेंगे। कुछ चीजें नई थी, वो हम 10th में नहीं पढ़ा हमने, इसलिए हमने उस किताब में आपकी हिंट ऐड कर दिया। अब इंडक्टर पे आपने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं की हुई 10th क्लास में, या कैपेसिटर के भी कोई फार्मूलाज नहीं पढ़े, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा सा कंप्रीहेंड करने के लिए कि सिर्फ छोटी छोटी मल्टीप्लाई डिवाइड की एग्जांपल ना हो, एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट हो, इसलिए हमने क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल किया, लेकिन साथ ही साथ उसके हिंट भी मेंशन कर दी। ठीक है, आप हमारी ये वीडियो देखिएगा और हिंट को देखिएगा, तो आप कोई भी सवाल उस लीक का हल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कीवर्ड जो है वो वेव फ्लूइड मैकेनिक्स में से था। ये सारे कंसेप्ट आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स में भी रिवाइज करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मैथ्स की एप्लीकेशन में आ गए हैं, तो मैं इसलिए इन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि आपको पता तो हो कि आप क्या चीज देख रहे हो। कोई भी फ्लूइड जब मूव करता है, जिस तरह आप फर्श पे पानी गिरा दें, वो मूव कर रहा है पानी किसी ढलवान की तरफ, इवन ऑफ द स्लाइटेस्ट भी अगर स्लोप है तो पानी तो मूव करेगा, रुकता तो नहीं है। लेवल हो फर्श बिल्कुल तो पानी रुक जाएगा। अब फ्लूइड फ्लो की एक स्पीड है और फ्लूइड का एक प्रेशर है। वैसे तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फ्लूइड पे लग रहा है, लेकिन फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान भी एक प्रेशर होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो वो प्रेशर जो है वो वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब दो परपेंडिकुलर चीजें आ गई, एक आगे जा रहा है, एक परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ये क्या बन गया, एक सीधा है एक 90 डिग्री है। ठीक है जी, समझ गए बात को? उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी थ्योरी एप्लीकेशंस की बैकग्राउंड के बारे में जो मैंने समझाई है अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, ये हमने सिर्फ जहन में रखना है कि अच्छा एसी सर्किट में क्यों कम्प्लेक्स नंबर लग रहा था, वेव में क्यों लग रहा था, या हमने क्रिप्टोग्राफी में कैसे इसको अप्लाई किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं आपकी एक्सरसाइज में से, लगे हाथों एक्सरसाइज भी सोल्व हो जाएगी और कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इमेजिन इफ यू हैव अ सिंपल एनक्रिप्शन सिस्टम where each letter of the alphabet is assigned a unique complex number। कोई भी एक निजाम आपने बनाया कोडिंग का, खुफिया बातचीत के लिए कुछ कोड, कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं। उन कीवर्ड्स में आप कहते हो कि ए का मतलब होता है 1+2 आयोटा और बी का मतलब होता है 2+3 आयोटा। ये दो सिर्फ अभी लिखे, लेकिन जब भी कोई लैंग्वेज हम बनाते हैं तो लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं ना, सी ए से लेकर सी तक भी डिफाइन करेंगे, फिर बीच में अगर स्पेस आ गई तो स्पेस का भी कोई मतलब होना चाहिए, कोमा आ गया तो कोमा के लिए भी कोई मतलब होना चाहिए। समझ रहे हो कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूं उसमें मैं स्पेस को भी एनक्रिप्ट कर रहा हूं, कोमास को भी एनक्रिप्ट कर रहा हूं, कोटेशन को भी एनक्रिप्ट कर रहा हूं। ये सब कुछ मैंने जो है डिजाइन करना है। बहरहाल क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मेरे पास ए एक कंप्लेक्स नंबर है 1+2 आयोटा
और b एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, कहता है ए बी का मतलब क्या है। ए बी कैसे बनेगा, तो ए बी का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दो कम्प्लेक्स नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो तो अमूमन एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है, रियल नंबर भी आ सकता है लेकिन अमूमन एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। ये आ गया जी 2 + 3 आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर, 2 + 6 आयोटा स्क्वेयर प्लस 7 आयोटा, ठीक है जी। 2 + 6 आयोटा स्क्वेयर यानी कि आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लगाया, ये आ गया -4 प्लस 7 आयोटा। ये भी एक मैसेज है जो ए बी से पता चल रहा है। हो सकता है -4 और 7 किसी लोकर का पासवर्ड हो, या हो सकता है -4 और 7 कोई किसी लोकेशन के और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो भी आप कोड बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये होगा। गॉट इट, ठीक है जी। बहरहाल हमने सिर्फ इसमें इतना काम करना था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इफ अ मैकेनिकल वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लेक्स नंबर 4e⁻⁴ डिस्क्राइब इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्ट। अभी मैंने जिक्र किया ना एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट का, तो फेज शिफ्ट एक एंगल है, अमूमन डिफरेंस की शक्ल में लिया जाता है, दो एंगल्स को माइनस करके। तो यहां पे बहरहाल उसमें डिटेल में नहीं जाना, हमने हमने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है ये क्या है। अच्छा जी, मेरे पास मेरा सिग्नल था या वेव थी 4e⁻⁴ इसको मैं कंप्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, z = r e⁻θ, स्टैंडर्ड फॉर्म इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विद x एंड y, x और y में तो लिख ही नहीं सकता ना इस वक्त, ठीक है। अब r की जगह पर आप सबको नजर आ रहा है 4, थीटा की जगह पर आप सबको नजर आ रहा है π/2। तो ये जो r है ये मैग्नीट्यूड होती है वेव की। अगर मैं इधर एक वेव ड्रा करना चाहूं, ये देखें, लेट्स से ये एक वेव थी, क्लियर। इसके एम्पलीट्यूड से मुराद आप सब ने 10th क्लास में पढ़ा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड मेरी 4 आई थी, यानी कि मेरा एम्पलीट्यूड जो है वो 4 है। फेज एंगल से क्या मुराद है, अगर यहां पे क्योंकि मैंने बताया इट इज टेकन एज अ डिफरेंस, ठीक है जी, इट इज टेकन एज अ डिफरेंस, तो ये एक वेव है, एक येलो वेव है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है हम उसकी बात कर रहे हैं π/2, यानी कि एक वेव 90 डिग्री आगे हुआ करेगी, एक वेव 90 डिग्री पीछे हुआ करेगी। फेज शिफ्ट से ये मुराद है, आप इसको विजुअलाइज कर लें। अगर ये दोनों वेव्स चल रही होती तो एक वेव जो है वो अगर 0 डिग्री पे खड़ी है तो दूसरी वेव कहां पे खड़ी होती, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये फिजिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो हो कि मैंने क्या किया है। ये नहीं कि सिर्फ वो कंपेयर किया तो वैल्यूज निकाल दी, जवाब निकाल दिया। सिर्फ जवाब निकालना मकसद नहीं है, सवाल हल करना मकसद नहीं है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी एसेंस को समझना मकसद है। यहां तक क्लियर है। कोई नया काम नहीं किया हमने, कंपेयर कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी बॉयज, एनी क्वेश्चन।
नो क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। ले जी, एसी सर्किट, AC circuit. Given an AC circuit with an impedance of 8 plus 6 iota. आपने इंपीडेंस का लफ्ज नहीं सुना, कोई बात नहीं। इंपीडेंस क्या चीज है जवानों? इंपीडेंस एसी सर्किट्स में करंट में रास्ते में रुकावट का नाम है। आप सब ने रेजिस्टेंस का जिक्र तो किया हुआ है, सुना हुआ है कि करंट फ्लो में जो हिंड्रेंस है, जो ओपोजिशन है, उसे आप रेजिस्टेंस कहते हो। तो वही ओपोजिशन जब एसी सर्किट्स में आए तो उसका कलेक्टिव इफेक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि ये तो अभी पढ़ा नहीं फिजिक्स में, हमारा कुरिकुलम ही ऐसा है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखें, किताब के सवाल देखें, मेरी बातों को सिर्फ सुने एक दफा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो एसी सर्किट्स में रुकावट का मतलब इंपीडेंस होता है। डीसी सर्किट्स जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं उनका मतलब रेजिस्टेंस। एपसी में आओ तो इंपीडेंस, मतलब दोनों का सेम है। वोल्टेज ऑफ 10 रेज टू पावर 10 ई रेज टू पावर अयोटा पाई बाय 3। मैंने वोल्टेज भी लिख लिया। जिस तरह आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करते हो वैसे ही डाटा लिख लो, आपको पता तो मेरे पास है क्या क्या। कैलकुलेट द करंट यूजिंग ओहम्स लॉ। करंट मैंने कैलकुलेट करना है, मुझे उसने बता भी दिया कि हिंट क्या है, ओहम्स लॉ। वैसे तो मुझे वैसे भी पता है। ये आप डीसी में करते थे ना, अब एसी में क्या कर देना? वेरी सिंपल, एसी में वी आवर जी कर देना। वही ओहम्स लॉ है, वही सब कुछ है। उसमें रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस होता था, इसमें रुकावट का मतलब इंपीडेंस होता है। ठीक है जी, कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ हिंड्रेंस और ओपोजिशन इज इंपीडेंस। अच्छा, करंट जो है वो भी इसी फॉर्मेट में निकालने, यानी कि एक मैग्नीट्यूड हो और एक फेज एंगल हो, एक मैग्नीट्यूड हो एक फेज एंगल हो। ठीक है, अब ये तो बना बनाया है, वोल्टेज तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन इंपीडेंस को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। वेट अ सेकंड स्टूडेंट, आई वांट टू ऐड अ पेज हेयर, लेकिन वो पेज वाली जो स्लाइड है वो कहीं छुप गई है। ये लें जी, पेज ऐड कर लिया। जी मेरे पास क्या था? 8 प्लस 6 आयोटा, ऐसे ही है। मैंने सबसे पहले इसमें से आर निकाला, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100। आर मेरे पास आ गया 10 यूनिट्स। फिर मैंने निकाला थीटा, थीटा निकलता था टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी कंपोनेंट आवर रियल कंपोनेंट, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 3 आवर 4। तमाम बच्चे कैलकुलेटर पे देखें, ओपन अप योर कैलकुलेटर, शाबाश, वेरी गुड। अब 36.8 कितना आया यंग मैन? 36.8 36.8 डिग्री। अपनी आसानी के लिए इसको हम पूरा 36 कर लें तो ज्यादा बेहतर है, रेडियन में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है,
डिग्री में भी अगर आप फुल मेजरमेंट करना चाहें नोट एन इशू, रेडियन में करना चाहें नोट एन इशू। 9th क्लास में भी हमने सीखा, 10th क्लास में भी सीखा डिग्री को रेडियन में कैसे करते थे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 और 5 पाई बाय 5। ठीक है, वैसे तो ये क्लोजेस्ट 37 को राउंड ऑफ होता है, लेकिन वो फिर एक रेडियन मेजरमेंट में मुश्किल हो जाती ना, तो थोड़ा सा हमने उसको आसान कर दिया। गॉट इट। अब जी मेरे पास किस शक्ल में लिखना है, मैंने आर ई अयोटा थीटा। जी मैंने लिख लिया 10 मैग्नीट्यूड और थीटा मेरा कितना था पाई बाय 5। ये मेरे पास दिया आ गया स्टूडेंट्स। अब जिस शक्ल में मेरे पास V था, वोल्टेज था, तब पेश उसी शक्ल में मिलता मिलाता मेरे पास जी भी आ गया। दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। अब मैंने सिर्फ ओहम्स लॉ लगाना है, जवाब निकाल देना। B was equal to I impedance and I is equal to V over Z 10 E iota pi by 3 over 10 E iota pi by 5। 10 से 10 कैंसल, पाई बाय 3 में से पाई बाय 5 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आवर 15। ठीक है जी, 2 पाई आवर 15। इत्तेफाक से करंट को मैंने अब देखा तो करंट की मैग्नीट्यूड 1 थी और फेज एंगल कितना था बॉयज एंड गर्ल्स 2 पाई बाय 15। ठीक है जी, 2 पाई बाय 15। गॉट इट। जस्ट अ क्विक रिकॉल, क्विक रिवीजन। मैंने करंट निकालना था, मुझे इंपीडेंस गिवन थी, वोल्टेज गिवन था। इंपीडेंस हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, इंपीडेंस हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। मैंने कहा डीसी सर्किट में जो आपने 10th क्लास में स्टडी की है उसमें जो रेजिस्टेंस थी वही एसी सर्किट में इंपीडेंस है। कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑपोजिशन टू करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस। इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंपीडेंस का फर्क आपको रेजिस्टेंस के साथ यह भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो हम देखते थे वो एक नंबर होता है, जबकि इंपीडेंस एक कंप्लेक्स नंबर होता है। गॉट इट। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, वैसे तो ओहम्स लॉ सीधा सीधा था मेरे पास, डीसी वाला और एसी वाला। एसी में जी आ गया, डीसी में आर आ गया, बस। अच्छा, मेरे पास लॉ बड़ा सीधा था, लेकिन जो मेरी इंपीडेंस थी उसकी शक्ल कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी। ये आइलर्स फॉर्मेट में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, और वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में है। तो मैंने दो स्टेप्स लगाए जल्दी जल्दी। एक मैंने आर का फार्मूला लगाया, एक मैंने थीटा का फार्मूला लगाया। ये 36.8 बनता था, लेकिन एक राउंड ऑफ कर लिया 36 पे। 37 पे करता तो रेडियन मेजरमेंट थोड़ी सी कंप्लेक्स हो जाती, सोल्व तो वो भी हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने जी को आर ई अयोटा थीटा की शक्ल में लिखा, जी आ गया। फिर ओहम्स लॉ लगाया, आई आ गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, यानी कि आई की अपनी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, एम्पलीट्यूड यानी कि 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, कीमत 1 है। लेकिन जो फेज एंगल है, जो उसकी ओरिएंटेशन है, वो 2 पाई बाय 15 है। 2 पाई बाय 15 का मतलब तकरीबन 24 डिग्री। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज? शाबाश, प्लीज। All clear, boys? Mr. Lukman, kindly open the question bank I shared with you today. आपने ये क्वेश्चंस भी देखने हैं, किताब वाले क्वेश्चंस भी हल करने हैं। जहां पे थोड़ी सी चीज है डिफरेंट, वहां पर हमने हिंट दिया है, क्योंकि हम
वर्टिकल लिंकेज को भी बखूबी समझते हैं और हॉरिजॉन्टल लिंकेज को भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि अभी आप अपने फिजिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में हैं और आपने ये कंसेप्ट्स नहीं देखे, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिवीजन करवाई, थोड़ा सा आइडिया दिया कि आपको पता तो हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, सॉरी, क्वेश्चन बैंक, इसकी वर्कशीट जो है वो उस तरह से नहीं बनती। क्वेश्चन बैंक देखें, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, करंट इतना था, ये इतना था, पावर कैलकुलेट करें, पावर कैलकुलेट करें। माय बैड, हाँ जी, अच्छा जी, इट्स ओके। पावर कैलकुलेट करें, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना था, 10th क्लास में हमने पढ़ा वी आई पावर इज इक्वल टू वी आई, सिंपल। अब मेरे पास वोल्टेज गिवन है और मेरे पास करंट भी गिवन है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, करंट उधर छुप गया है, मेरे पास करंट भी गिवन है। मैंने पावर कैसे बनानी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। ठीक है, फिजिक्स में आप सीखेंगे कि रियल पावर भी होती है और कंप्लेक्स पावर भी होती है। अच्छा जी, इसी तरह के सवाल हैं, एमसीक्यूज हैं। ये एक छोटा सा एमसीक्यू है, मुझे ये बताएं, एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ साइनोसाइडल वेव यूजिंग कंप्लेक्स नंबर। वेट अ सेकेंड प्लीज। एमसीक्यू नंबर 2 देखें कि इनमें से कौन सा साइनोसाइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एमसीक्यूज में दो ऑप्शन गालबन ठीक हैं, बताइए। दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इस सर डी एमसीक्यू, ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। और बी ऑप्शन। नजर आ रहा है कि साइनोसाइडल वेव का मतलब है कि इसमें कोज और साइन का फंक्शन या दोनों में से कोई एक फंक्शन होगा। यही कोस और आयोटा साइन थीटा आइलर्स फॉर्मेट में या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ई आयोटा थीटा बन जाता है। ठीक है, तो तमाम बच्चे अच्छे तरीके से इस वर्कशीट को देखिएगा, सोल्व कीजिएगा और डिस्कशन भी करें अगर इसमें कुछ भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल एक नए लेक्चर के साथ।